गुड इवनिंग नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं यानी कि ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है यूके में रहते हुए, तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा की तरह आपको गाइड कर सकूं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस सिलसिले में आपको मशवरा दे सकूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह चंद बातें ज़रूर रिपीट करूंगा, और वो ये कि जब भी आप कॉल करते हैं, आपकी कॉल जब थ्रू होती है तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा जब आप कॉल करते हैं तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जो लोग भी हमें कॉल करते हैं हम उनसे बात कर सकें और उनको गाइड कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो अगला कोई भी अपने केस से रिलेटेड अगला कोई भी कानूनी स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे डिटेल में आपका पूरा केस इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए बजाय ये कि कन्फ्यूजन हो, बेहतर है कि जो भी आपने अगला स्टेप उठाना होता है तो ज़रूर किसी वकील के पास जाकर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और इंशाल्लाह जो आपको मैं गाइडेंस देता हूँ उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। और वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स भी आती हैं इमिग्रेशन के हवाले से यूके में, वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो हेलो जी जाकिर साहब। जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं खालिद बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, जी बोलिए, कैसे हैं आप? जी मुझे आपसे पूछना था कि मैंने केस किया था, और उसके बाद यह है कि 2009 से हम इनके साथ कर रहे हैं। बच्चा उस समय सॉरी, आपने केस किया था, क्या हुआ था फिर? मैं 2006 में यहाँ आया था अपनी वाइफ के साथ। तो उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, फिर हमने केस किया 2009 में, वो रिफ्यूज़ हो गया आर्टिकल 8 के तहत। फिर 2012 में हमें राइट ऑफ अपील मिला, वो अपील भी डिसमिस हो गई। फिर हमने रिकन्सिडर की एप्लीकेशन डाल दी, और 2000 जो है वो 15 में वो भी रिजेक्ट हो गई लास्ट ईयर। और उसके बाद फिर हमने असाइलम किया, क्योंकि हमें पीछे भी प्रॉब्लम थी बैक होम में। तो अब जो है असाइलम रिफ्यूज होने के बाद उन्होंने हमें राइट ऑफ अपील दिया, वो हमने लॉन्च की है। और अब जो हमें वो आई है अपील में, मुझे ये कंफ्यूजन है कि उन्होंने मुझे 2 डेट्स भेजी हैं। यानी एक डेट पे आपने आना है जज के पास, और दोनों एप्लीकेशन पेश होंगे, और उसके बाद फिर वीक के बाद फिर फुल हेयरिंग होगी। मुझे समझ नहीं है कि ऐसा क्यों है। और दूसरा ये कि जब मैं हेयरिंग में जाता हूँ तो मैं क्या बच्चों को कौन कौन से एविडेंस है जो इसमें मैं लगा सकता हूँ, क्या मुझे इसमें कुछ गाइड कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल ये इसका ताल्लुक है कि अब 2 हेयरिंग्स की, तो जो असालम का केस होता है ना, उस पर नॉर्मली 2 हेयरिंग आपको देते हैं। एक होता है केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग या प्री ट्रायल रिव्यू हेयरिंग, जिसमें आप जाते हैं या आपका वकील जाता है, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है, यानी कि अगली हेयरिंग के लिए, मेन हेयरिंग होती है उसकी तैयारी के लिए होती है वो, कि जी आप, मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं, अगर आप टीवी पे सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल रहा होगा। तो उसमें जो है वो जो फुल हेयरिंग है, यानी कि जो मेन हेयरिंग है, उसकी तैयारी के लिए पहली हेयरिंग होती है कि जी कितने विटनेसेस फॉर एग्जांपल आपके होंगे, आपका मतलब आपको कौन से ज़बान का आपको इंटरप्रेटर चाहिए, क्या क्या इश्यूज़ होंगे हेयरिंग पे, इस किस्म की बातें जो हैं वो केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग पे होती हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो बुलाया जाता है। तो और उसके बाद जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें डिटेल में पूरा आपको केस डिस्कस होगा, और फिर उसके बाद जो है वो जज फैसला करेगा। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या एविडेंस दूं, तो मुझे तो आपके केस का एग्जैक्टली नहीं मालूम कि आपने असाइलम किस बेस पे किया है, क्या रीज़न्स हैं, और ऑब्वियसली किस वजह से होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया है। तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एविडेंस वगैरह का बता सकूं। लेकिन इस असाइलम से हट के जो आपका आर्टिकल 8 पे भी केस कंसिडर होगा, और उसमें आप अपने बच्चों वगैरह का सारा लगा सकते हैं रिकॉर्ड कि जी आपको यहाँ पे रहते हुए इतना अरसा हो गया है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो भी उनका रिकॉर्ड है वो सारा लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है
कि अगर आपके कोई वकील नहीं है तो ये ज़रा ये काफ़ी टेक्निकल मामलात होते हैं, तो बेहतर है किसी वकील से रब्ता करके ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड भी कर सकें और रिप्रेजेंट भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने पूछना था, मेरा भाई वो पाकिस्तान में होता है, उसने शादी की इधर की लड़की से, वो डिवोर्स है, उसका एक बेटा है, पर उसने इधर भी आके नहीं बताया कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई। तो वो अभी कह रही है कि तुम यूरोप के किसी मुल्क में आओ तो मैं उस तरीके से तुम्हें यहाँ पे बुला सकती हूँ। तो वो मेरा भाई कह रहा था कि मैं यूरोप में आ जाऊँ तो फिर आगे मेरा ब्रिटिश में इजी हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं, वो डिवोर्स्ड है जो जिस लड़की से शादी की है। हाँ, वो डिवोर्स है, वो इधर की ब्रिटिश है, तो कौंसिल होम से मिला हुआ है। वो कह रही है यूरोप में आए, क्यों? वो कहती है यूरोप के किसी मुल्क में आ जाओ तो मैं उधर से तुम्हें यहाँ पे बुला सकते हैं इजी, क्योंकि यहाँ पे तो 18,000 कुछ पे स्लिप है, वो इतने उसकी काम नहीं है। देखिए, तो जब भी आपकी जो भाभी है वो आपके भाई को यहाँ पे बुलाती है तो उसको वो शो करना पड़ेगा। 18,600 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम सालाना, तो उसको शो करना पड़ेगा, चाहे आपके भाई यूरोप से आते हैं कि वो पाकिस्तान से आते हैं। वो रिक्वायरमेंट तो वो कहती है कि अगर यूरोप में आ तो फिर मुझे ये नहीं शो करना पड़ता, पहले यूरोप में हम वीजा लेंगे तो वहाँ पे हम लेंगे 6 महीने। हाँ, 6 महीने के बाद ये अगर वो देखें, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में चली जाती है यूरोप में और वहाँ पे जाके सेटल होती है, वहाँ पे जाके काम करती हैं और वहाँ पे अगर ट्रीटी राइट जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज करती हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फिर आपके भाई को वहाँ से स्पॉन्सर कर सकती हैं। अगर वो किसी यूरोप में जाके जिसको हम कहते हैं ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं, वहाँ पे रह रही हैं, तो वो कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, जमील बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हैं आपसे, छोटे-छोटे। जी। मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था अपनी वाइफ के लिए। उन्होंने 33 मंथ्स का वीजा दे दिया पहले। वो वीजा 8 फरवरी को एक्सपायर हुआ इसी साल। सॉरी, आपने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कितने महीने का दिया है? 33 मंथ्स। जी। अब दोबारा एक्सटेंशन इस 8 फरवरी को हमने अप्लाई करी तो उन्होंने मजीद 33 मंथ्स का उनको वीजा दे दिया। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब मैं उनकी जब ILR अप्लाई करूं तो 5 साल पूरे होने के बाद करूं या वीजा खत्म होने से 28 दिन पहले? जब 5 साल हो जाते हैं आपकी वाइफ को यहाँ पे रहते हुए स्पाउस वीजा पे, अगर वीजा ख़त्म ना भी हुआ हो तो आप इंडेफिनिट के लिए वो अप्लाई कर सकती हैं। जी। हेलो। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, डॉक्टर साहब मोहसिन बात कर रहा हूँ मैं एंडोवर से। मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन है। जी बोलिए। एक कि मैं इधर आया था जी 2013 में स्पाउस वीजे के ऊपर, तो मेरे पास जो आइल्स है वो मैंने दुबई से किया था। तो मैंने होम ऑफिस की साइट पे पढ़ा है कि अगर आपके पास अपेंडिक्स FM32D में कि अगर ऑलरेडी आपने सक्सेसफुल एप्लीकेशन के साथ आइल्स किया हुआ है तो 2 के वक्त एक्सपायर हो गया, आप फिर भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ आइल्स के नहीं कर सकता? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि मैं 18,600 से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई सेविंग्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या वो फैक्ट पड़ता है सेविंग्स का कि सिर्फ 18,600 ग्रोथ ही देखते हैं? ये 2 क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप बेशक टेलीफोन रखते हैं, मैं जवाब देता हूँ। जहाँ तक देखें जी, आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर आपने आइल्स किया था जो कि रिकग्नाइज्ड आइल्स था और जो है उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिला था, तो जी उस बेसिस पे अगर आपको मिला था और वो आइल्स का जो है टेस्ट जो है वो अभी भी रिकग्नाइज अगर किया जाता है, तो अगर वो एक्सपायर भी हुआ तो चूंकि आपको वीज़ा उस बेसिस पे मिला था तो फिर आप उस बेसिस पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एक्सपायर भी हो, लेकिन वो अगर वो प्रॉपरली ऑथराइज जगह से सारा कुछ आइल्स आपने किया। दूसरे जो आपका सवाल था कि 18,600 आप जो है वो अब काम कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, सेविंग्स आपकी कोई नहीं है, तो सेविंग्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 18,600 पाउंड्स सालाना कमा रहे हैं तो मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा जो है वो हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो।
हाँ जी वकील साहब जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं जिग्नेश बोल रहा हूँ जी, लेस्टर से। जी जिग्नेश साहब बोलिए। हाँ जी वकील जी, पूछना ये था कि मेरा पहला डिवोर्स हुआ था हमारा, और अब हमने इंडिया जाके शादी करनी है। और जो जो मैं 18,600 से ऊपर कमाता हूँ, और घर भी है, सब कुछ है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मीट होती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से स्पॉन्सर बनाऊंगा अपनी स्पाउस की, उसमें मेरे को ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि मेरा पहले डिवोर्स हुआ था, और जो वो वहां से स्पाउस मेरी जो एप्लीकेशन करेगी वो ऑनलाइन होती है वहां पर, उसमें क्या वो पूछा जाता है, जब वो भरना जरूरी है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है? देखिए हाँ जी देखिए बात यह है कि आपकी डिवोर्स हुई है तो उसमें जो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन में आप वो मेंशन करें, लेकिन आपकी डिवोर्स हुई है, आपको मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो बेहतर है कि आप मेंशन कर दें। और जहाँ तक वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का ताल्लुक है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम कि उस फॉर्म में पूछा जाता है या नहीं जाता, लेकिन जो है अगर पूछा है तो बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा। इन एनी केस मैं समझता हूँ कि अगर आपकी डिवोर्स हुई है तो आप डिवोर्स का मेंशन करें और डिवोर्स सर्टिफिकेट लगा के वो भिजवाएं, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो कल को। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं आसिफ बोल रहा हूँ डॉन कल्चर से। लास्ट टाइम भी मैंने किया था तो एक चीज़ रह गई थी, वो पूछनी थी। जी बोलिए, जो रह गई थी अब उसकी बात करते हैं। क्या रह गया था? जी मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है यूरोप का, तो मैंने अपनी वालदा को बुलाना था, ठीक है। तो इनकम के बारे में पूछना था कि लास्ट टाइम मेरी इनकम लास्ट ईयर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ मैं, तो 10,000 पाउंड मेरी इनकम थी लास्ट टाइम। तो हम वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी ले रही हैं, तो इसलिए पूछना था हमारी इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट? देखिए इसका बेनिफिट नहीं ले रहे वो। जी आई अंडरस्टैंड, लेकिन मसला ये है कि देखें कोई मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है जब आप अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन जब आप बेनिफिट ले रहे हो या टैक्स क्रेडिट वगैरह भी ले रहे हैं, और आप जो है बेसिकली टैक्स क्रेडिट भी पब्लिक फंड्स में आते हैं, जब आप वो ले रहे हो तो उस वजह से कोर्ट या उससे पहले एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आप ख़ुद इतना नहीं कमाते कि आप जो है अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकें। तो ऑब्वियसली बेहतर होता है कि अगर वो नहीं ले रहे हो और फिर स्पॉन्सर करें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर रिपीट करूँगा, जब आप कॉल करते हैं हमारे स्टूडियो पे और जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया है, एक ब्रेक पे जाते हैं और थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।